अगला चले सर। हाँ, तो पहला प्रश्न तो यही था सर ना कि लोक क्या है और लोक साहित्य को आप किस तरह से देखते हैं। और मैंने अभी क्या कहा, अभी लास्ट में लोक का स्वभाव ही लोक साहित्य है। लोक का स्वभाव वैसे ही लोक सर्वतंत्र स्वतंत्र है। नंबर 1, ये किसी तरह से भी कोई नियमों में बंधा हुआ न तो ये साहित्य है, न ये विचार है, और न ही ये कोई अलग से पहचानी जाने वाली विधा है साहित्य। जैसे लोक में हम, समाज में हम व्यक्ति की अगर अध्ययन पर जाएं तो जो सब तरह की बाध्यताओं से, मजबूरियों से, सब तरह की ज्ञान की शाखाओं से, सब तरह की ज्ञान की नहीं तो संस्कारों की परंपरा से विच्छिन्न होता है, अलग होता है, जिस पर ना ज्ञान का, ना संस्कारों का, ना परंपरा का कोई प्रभाव होता है, और सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सब तरह से इंडिपेंडेंट वो लोग हैं। अगर उसने कहीं ज्ञान प्राप्त कर लिया तो विद्वत्ता की श्रेणी में आ जाएगा। परंपराओं को मानने में वो लग गया तो सामाजिक कहलाएगा। और अगर वो किसी तरह से इन सबको साथ रखता हुआ बड़े जनसमूह का नेतृत्व करने लग गया तो उस समाज का मुखिया या उस समाज का वो एक यूँ कहिए कि प्रणेता, ले जाने वाला नेता होता है जो ले जाता है, तो किसी और वो ले जाने वाला व्यक्ति समाज का मान्य, श्रेष्ठ, अनुकरणीय व्यक्ति बन जाता है। तो लोग किसी तरह के बंधन में नहीं रहता। नंबर 1, ना वो शास्त्र के, ना नेता के, ना किसी बड़ी चिंतन प्रणाली के। उसके जो दिमाग में आता है, जो उसे सही लगता है, वो अपने आप किसी के निर्देशों के बिना और किसी की गाइडेंस के बिना अपनी समझ और सोच के अनुसार वो कार्य करता है, वो लोग है। फिर उसमें जब कोई ऐसी बात फूटती है जो उसने कहीं सुन ली है, मान लो, वैसे स्वतंत्र हो, किसी के उसमें नहीं, बंधन में नहीं, किसी के दबाव में भी नहीं, प्रभाव में भी नहीं, तो जब कभी उसका अंदर से वो स्रोत फूटता है तो वो गाने लग जाता है, तो वो लोकगीत हो गया। जब 4 लोगों को बिठा के कोई उसके अंदर विचार फूटता है तो वो कथा हो गई। जब कभी लगा उसे कि यार ये तो बहुत अच्छे लोग बैठे हुए, साथ में आलाप भी चल रहा है और सब है, तो उठ के वो कभी नाचता है, तो वो लोक नृत्य है। ऐसी ही जिन जिन अभिवृत्तियों से वो प्रभावित होता है और उनका वो जब जहाँ पर प्रकाशन करता है, वो अभिव्यंजन है उसका, वो अभिव्यक्ति है, और वो अभिव्यक्ति फिर लोक की अभिव्यक्ति कहलाती है। क्योंकि नाटक के लिए उसने कोई नियम नहीं पढ़े, कथा के लिए कोई नियम उसके पास नहीं था, लोकगीत के लिए जो
गाया उसने तो अपनी मस्ती में गाया, उसने ना देखा उसका पद्य, ना देखी उसकी लय, ना देखे उसका छंद, ना उसका देखा विधान कैसे होता है गीत। जहाँ उसे लगा वहाँ खत्म कर दिया, जहाँ उसे लगा वहाँ रीस्टार्ट कर दिया, या उसने पुनः उसे बढ़ा दिया। और इसी हिसाब से लोक साहित्य की इतनी विधाएं हैं जिनको आज भी आप चले जाओ एक ही इलाके में कई तरह की लोकगीत मिल जाएंगे। वो कैसे, कौन, कोई संस्कार वाला मिल जाएगा, परंपरा वाला मिल जाएगा, अपने 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 कुल परंपरा को निभाने वाला ऐसा भी गीत मिल जाते हैं। ऐसे गीत मिल जाएंगे कि तर्ज कहीं की है और वाक्य अपने हैं। कहीं पूरी पूरी रात गाने वाले झूरी जारी जैसे ऐसे गीत भी हैं, उनके नाम अलग हैं। ये नाम फिर विश्लेषकों ने रख दिए, पर लोक ने वो स्वतंत्र था, उसने किसी उस विधा को सामने रखे, ऐसा मैं गाऊं, ऐसा मैं करूं, ऐसा मैं नाचूं, ऐसे मैं देखूं, इस तरह करने का कोई प्रयास कभी नहीं किया। इसलिए वो सर्वथा कैसा है, एकदम अस्पृष्ट है। अस्पृष्ट मतलब अनछुआ, अछूते गीत हैं, अछूती कथाएं हैं, अछूता चिंतन है और अछूती प्रस्तुति है। अगर नाटक है तो प्रस्तुति है, कैसी नाचने किसी ने सिखाया थोड़ी, वैसे कर वैसे कर, ये अंतर्वर्ती जैसे कहते हैं ना, वो ले, ये बाहर की तरफ से लेना चाहिए था, एकदम तुम्हें आके प्रस्तुत करना चाहिए था। ऐसा उसने ना सीखा ना पढ़ा, क्योंकि वो लोक कैसा, वो स्वतः प्रज्ञात व्यक्ति होता है, अपने आप ही अंदर से फूटी हुई प्रतिभा वाला जो कोई व्यक्ति है। ये नहीं कि जो दूसरे हैं वे उनमें नहीं फूटती होगी, पर ये तो एकदम सबसे अस्पृष्ट है। किसी ने इसे छुआ नहीं, किसी ने इसे गाइड नहीं किया, किसी ने इसे निर्देश नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा तो ऐसे कर, तो ये लोग है। और क्या था? और सर जैसे हम देखते हैं ना, गीत गाथाएं हैं, कथाएं हैं, नाटक है, काव्य मोहल्ले पर, ये तो मान्य विधाएं हैं। इसके अलावा भी कोई विधाएं हैं लोक साहित्य की, लोक में? अब लोक के सारे इनको देख लें तो लोक, पहले ये निर्धारित तो करना पड़ेगा कि लोक से आपका क्या आशय है। आप किसे लोक कहते हैं? गांव में रहता है तो लोक है, शहर में रहता है, गांव चला आता है, फिर लोक है। या ऐसा है जिसने शहर में आ गया, शहर में सीखा, शहर में पढ़ा, मतलब विकसित उस माहौल में रहा वो, और उसको सीख के वो है गांव का, वो इसमें रस लेने लग गया और उसका प्रवक्ता बन गया। एक वो भी लोक होगा, लोग कहेंगे यही यहाँ का नहीं है, ये वो उस गांव से आया हुआ, ये वो लोक है, तो गिना वो भी लोक में ही जाएगा। पर वास्तविक जो लोक है वो इन सारी जो आपकी लाग लपेट हैं, जो विधाएं हैं, जो प्रसार, जो वो आपके आनुषंगिक साथ रहने वालों की मंशाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, प्रस्तुतियां हैं, उनसे भिन्न। तो ये सब बाद की, प्रस्तुत हो जाने के बाद की ये साहित्य के विमर्श है ना, क्योंकि पहले तो थे नहीं। जब किसी ने दिमाग लगाया तो फिर वो चाहे पढ़ा लिखा होगा, चाहे बड़ा विद्वान होगा, या यही काम करता होगा, इसका वो पहली पंक्ति का व्यक्ति भी हो सकता है, और इस तरह के अध्ययन में से निकला हुआ एक समूह का व्यक्ति भी हो सकता है, जो समूह को गाइड करता है, तो वो लोक कहलाएगा। ये आपको जहाँ कहीं भी लोक पर विचार व्यक्त करना होगा, वहाँ हल्का सा एक अंतर रखना पड़ेगा
कि इस विधा के लिए निमित्त, इस विधा के कारण, इस विधा में ये कारण है और इसके कारण ये इस साहित्य में इसका ये विचार है। जब आप किसी को कोट करते हैं तो वो उसका विशेषज्ञ होता है, तो वो इसमें, हालांकि उस गांव वाला भी वैसा करता है, परंतु ये इस वाला अंतर आ जाएगा थोड़ा, तो जो विशेषज्ञ हो जाएगा। एक तरह से लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का क्या संबंध है सर आपस में? यही संबंध है। मतलब लोक साहित्य जो है उससे पहले कोई नोटिस नहीं करता, उस पर कोई पहले मंथन नहीं करता, वो शिष्ट से दूर होता, अलग होता। नगरीय साहित्य और ग्रामीण साहित्य, यही शिष्ट साहित्य और अशिष्ट साहित्य। जब सर आज का जो वैश्वीकरण का दौर है ना, जैसे भाषाएं लुप्त हो रही है, बोलियां लुप्त हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या आने वाले समय में बोलियां अगर लुप्त होगी तो लोक साहित्य भी क्या विलुप्त हो सकता है? ऐसा है कि अभिव्यक्ति है ये सारी, जितना हमारा साहित्य है, लिखित अलिखित, ये अभिव्यक्ति है। उसका जो स्वरूप है वो अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति मनुष्य की स्वाभाविक क्रिया, प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया है। जो आपके मन में विचार हैं वो अव्यक्त हुए बिना नहीं रह सकते, मतलब अव्यक्त नहीं रह सकते, व्यक्त हुए बिना नहीं रहते। वो चाहे जिस भी रूप में अंदर से अंदर उसके है चिंतन, वो निकलेगा, उसी रूप में बाहर आ जाएगा। और फिर उसकी, अगर वो 2-4 बार बोल गया, एक ही विषय पर बोल गया, तो जो समाज में दूसरे थोड़े सोचने वाले लोग हैं, जिनकी साहित्यिक में, जिनकी साहित्यिक रुचि है या साहित्य के थोड़े या किसी भी विधा के बारे में थोड़ा सा चिंतन है, वो फिर ये गीत है, ये प्रगीत है, ये लोकगीत है, ये साहित्यिक है, ये प्रकीर्ण है, ये ऐसे तुक्के ही हैं, प्रकीर्ण तुक्के होते हैं, उनके उसमें खांचों में वो बांटता है। ये विश्लेषण करने वाले ये आलोचक होते हैं। ये बाद में जो आते हैं, पहले साहित्य का मानसिक चिंतन का रूप होता है, फिर उसी साहित्य का समाज में निखरा हुआ, थोड़ा सा मजा हुआ रूप प्रस्तुत होता है। और जब ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर जिस तरह का साहित्य अपना स्वरूप बनाता है, बड़ा होगा, तो उसकी विधाओं के हिसाब से, जिस भी हिसाब से कोई विश्लेषक आएगा, वो उसका उसे बांटेगा, उसे उस पर विचार करेगा, विमर्श करेगा। क्या वर्तमान में भी सब लोग साहित्य रचा जा रहा है? हाँ हाँ, इसलिए क्योंकि सदा ही समाज का स्तर जो है ना, वो एक जैसा या एक स्तर पर पहुंचा हुआ नहीं होता। समाज का असल में अर्थ ये है कि विभिन्न तरह के विचारों वाले लोगों का समूह। अब वो कोई अच्छा भी होता है, श्रेष्ठ, कोई गाइड कर देने वाला भी होता है, कोई दूरदर्शी होता है, कुछ उतना ही सोचता है जितना वो अपने आसपास के लोगों में रहता है, जितना वो अपने दायरे में, परिधि में निवास करता है, उससे ज़्यादा पर अच्छा ज़रूर जाता है। क्योंकि मूलतः साहित्य का जो रूप है ना, वो लोक ही है। हर विधा का मूल लोक है। सर, एक जैसे फ्रैंक सिज़विक हुए हैं ना, उन्होंने एक लाइन बोली है कि लोक साहित्य का लिपिबद्ध हो जाना ही उसकी मृत्यु है। तो इस कसर को कैसे देखते हैं आप?
मैं ऐसे नहीं दिखता। मृत्यु नहीं हो सकती किसी उसको। अगर वो लिपिबद्ध हो गया सर तो वो मर थोड़े जाएगा। तो और लोगों के जो अध्ययन करता होंगे, जो शोध करता होंगे, जो उस पर विचारक आएंगे, उनके लिए एक पूर्व में प्रक्रिया के अध्ययन का एक बहुत बड़ा स्रोत बनता है। लिखित स्रोत होगा, एक अलिखित स्रोत। आप चले गए यहाँ के लोगों ने बता दिया, आपने पूछ लिया, बन गया। पर अगर वो लिखित में आ गया है तो वो लिखित स्रोत हो जाएगा। और लोक साहित्य चूंकि एक निरंतर या अजस्र बहने वाली प्रक्रिया क्या है, धारा है, वो बहती रहेगी। वो उसका स्रोत सूखेगा नहीं। लोक का स्रोत कहीं भी चले जाओ, किसी दुनिया के साहित्य में देख लीजिए, उसका प्रारंभिक रूप लोक होगा। तभी वो आगे विस्तृत हुआ, विकसित हुआ, बढ़ा, लोग उस पे काम करने में लग गए, चिंतन शुरू हो गया और उसकी एक विश्वविचारित प्रक्रिया बन गई। सर जैसे हिमाचली बोलियां है ना, कुल्वी है, कांगड़ी है, चुम्बियाड़ी है, इस तरह से, तो इनमें जो कुछ लिख रहा है, यदि कोई कविता लिख रहा है, कहानी लिख रहा है, वो कौन सी धारा में समाहित होगा साहित्य की? लोक साहित्य गिना जाएगा वो? हाँ बिल्कुल। जो किसी, क्योंकि लोक साहित्य की विधाएं तो अलग है, गीत गाथाएं हैं, तो वो तो एक मान लो कोई लोक बोली में कोई उपन्यास लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, तो वो लोक साहित्य के भीतर आएगा। बिल्कुल। अब चूंकि साहित्य की कुछ विधाएं विश्लेषण के बाद एक अपना अलग स्वरूप प्राप्त करेगी। तरह तरह की लेखन था ना जी। एक लोक गाथा जो अच्छी भाषा वाले ने लिख दी, उसी तर्ज पर दूसरे ने अपनी बोली में लिख दी। लोक की और हमारे परिनिष्ठित समाज की भाषा में अंतर है, चिंतन में बहुत कम है, मामूली है। क्योंकि मूल रूप से वो लोग जो है, जो कहीं से भी प्रभावित नहीं है, वो भी उसी समाज का व्यक्ति है, और जो पढ़ गया 4 पंक्तियां और फिर आ गया वहां पर, तो मामूली सा अंतर प्रस्तुति में हो सकता है, पर मूल चिंतन में नहीं अंतर हो सकता। क्योंकि वही हवा, वही मिट्टी, वही पानी, वही वायु, वही सब कुछ तो वो ग्रहण कर रहा है, जैसा लोक वाले ने किया। आप कैसे कह सकते हैं कि वो इतना बड़ा अंतर हो गया? युगों का, युग संधियों का और युगांतरों का फर्क नहीं पड़ता, इतना अंतर होता ही नहीं कभी। लोग मान लो मैं नहीं पढ़ता कहीं भी, पर मेरे अंदर से शिक्षा है, सृजन करने की इच्छा। मैं चला गया कहीं बाहर, मैं देख के आया बहुत अच्छा बढ़िया क्या कार्यक्रम, कोई लोक गीत गा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई अपनी अभिव्यक्ति, कोई अपने लेखन का, या उसने देख लिया कोई नाटक, उसने कोई सुन लिया गीत। वो सारी भावनाएं उसके अंदर भी हैं। उसकी जो शहर वाला है, उसकी भावनाओं को व्यक्त होने के लिए शहर में खाद मिल गई, उसके पास खाद नहीं थी। और वो जो जल था ना, अंकुरण करने वाला, वो जब उसने कार्यक्रम देखा वहाँ शहर में आके, तब वो अंदर के बीज कुलकुलाने लगे, और वो कुलकुलाते हुए बीज धीरे धीरे पड़ने भी लगे, और वो वही से वही अपनी विकास प्रक्रिया में गांव में पनप गए और वो शहर में बने।
एक वो शहर वाला जो साहित्य था वो साहित्यिक रूप में आ गया, वो स्टेज का साहित्य हो गया, प्रस्तुति का साहित्य हो गया, बड़े प्रदर्शन का साहित्य, आकर्षण का भी हो गया। और गांव वाला उसका दायरा उतना था, लोग वैसे थे, चिंतन के लिए अलग दूसरा उसे कोई ऐसा टूल जिसे आप कह सकते हैं या प्रेरक कोई तत्व नहीं मिला, तो उतने दायरे में रह गया। पर कर वो भी वही रहा है, वही महाकाव्य की कथा सुना रहा है, वो भी गीत सुना रहा है, वो भी आपको किसी लोकल अपनी परंपरा का ज्ञान दे रहा है, या वो ऐसे करो तो ऐसे होगा। उससे विधाएं, मूलतः विधा एक होती है, उसकी जो अलग अलग छवियां हैं वो अलग अलग रूपों में अभिव्यक्त होती हैं। और सर जैसे हम आजकल अगर लोक में जाए ना, गांव में कहीं, तो हम देखते हैं कि जैसे लोग गीत गाने वाले, गाथाएं गाने वाले बहुत कम रह गए लोग। तो क्या लोकगीत अब अगली पीढ़ी को क्या हम सौंप के जाएंगे? क्या लोकगीत अपने संरक्षण की मांग कर रहा है इस समय? देखिए, कोई भी ऐसी विधा स्थायी नहीं होती, क्योंकि समाज और मानसिकता ये परिवर्तनशील है, निरंतर विकसित होते रहते हैं। एक विधा आएगी, दूसरी समाप्त हो जाएगी, ऐसा होता है, पर धीरे धीरे होता है, एक क्रमशः प्रक्रिया है। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक कोई लंबा प्रगीत मान लो सुना रहा है, प्रगीत तक पहुंचते पहुंचते उसने बड़ा रास्ता तय किया, बड़ा समय उसने लगाया, फिर अब प्रगीत के बाद उसे लगता है कि यहाँ इसका ये विराम है। उसकी मानसिक चेतना गीत गाना नहीं छोड़ेगी, वो मूल है, वो असल वो है वहाँ, पर वो रास्ता है नदी का, अगर एक आगे से कहीं हल्का सा या बंद हुआ तो नदी रुकेगी नहीं, नदी अपना रास्ता दूसरी तरफ से। तो जैसे गीत नहीं था तो प्रगीत हो गया, प्रगीत नहीं होगा तो और कुछ और हो जाएगा, नाम बदल जाएगा, पर उसकी स्वाभाविकता नहीं बदलेगी। मूलतः वो गीत है तो गीत है ही है। आप विश्लेषक, आलोचक, समीक्षक कुछ भी नाम दे दें, क्योंकि उसे उस वक्त वो नाम लग रहा है, पर उसकी जो गतिशीलता है, जिसने उसे नदी बनाया है, तो गतिशीलता को पकड़ेगा, और फिर वो गतिशीलता किस ओर मुड़ रही है, किस ओर जा रही है, कैसे, कितना वक्त लिया होगा, समय लिया होगा, वो उस पर विचार तो कर सकता है, पर मूल स्वभाव कभी भी किसी का, मनुष्य मत्वा कार्याणि सीविते, मनुष्य कौन है कि जो सोच समझ के बात करता है, तो कहीं नहीं भी करते होंगे, तो मनुष्य नहीं, पर उनकी चिंतन की प्रक्रिया धीमी है। चिंतन की प्रक्रिया को अभी पांव मिलने हैं, गति मिलनी है, पंख मिलने, तब वो अपने वास्तविक असली विकसित स्वरूप में सामने आएगी। सर भावनाएं, विचार तो रहेंगे और वो अभिव्यक्ति का मार्ग भी ढूंढेंगे, तो माध्यम क्या रहेगा सर? अगर लोक भाषा है, लोक बोलियां बोलने वाले ही नहीं है आज के समय में, बहुत कम, ऐसा नहीं होगा। जैसे आने वाली जो बच्चे हमारे, वही लोक बोलियां नहीं जानते हैं सर, वो अभी नहीं जानते सर। मान लीजिए जिस चीज का प्रभाव होगा ना, वो समाज पर रहेगा। समाज मतलब बड़े समाज का छोटे समाज पर कोई न कोई प्रभाव अपना रहता ही है, वो रहेगा। परंतु सारे आप सोचेंगे जो गांव में 10वीं तक पैदा हो रहे हैं वो MA उस दिन कहलाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। MA तक आने के लिए तो टाइम लगेगा उनको। तो 10 साल जब वो जिस समाज में रहे हैं, प्रारंभिक जो असर था, प्रभाव था, वो उनके मानस पटल से उतर नहीं सकता, वो रहेगा ही। ऐसी कोई चीज कभी समाप्त नहीं होती। अगर वो आ गई है, प्रकाश में आ गई है, वो चर्चा में आ गई है, अगर चर्चा के दायरे में आ गई, वृत्त में, तो वो है, वो रहेगी। तो आपके कहने का अर्थ है कि मतलब लोक बोलियां भी, भाषाएं भी समाप्ति नहीं होती। वो ठीक है, कभी कोई बोली अपने व्यवहार में
कम प्रयुक्त होने लग जाती है, अप्रयुक्त कह सकते हैं, चलो इतना कह लो, पर समाप्त नहीं है, निर्मूल नहीं है वो। क्या वो संक्रमित हो सकते दूसरी भाषाओं के शब्द वो उसमें आ सकते हैं? अगर समाज का वैसा उतना ही एक समूह वहाँ संक्रमित हो जाता है तो भाषाएं संक्रमित हो जाती हैं, भाषा का एक अलग तीसरा रूप बन जाएगा, पर समाप्त नहीं होता। सर जैसे कोई भी विधा है लोक साहित्य की ना, तो हर युग हर काल विशेष में उसने कुछ ना कुछ उस पीढ़ी के लोग जोड़ते जाते हैं। हाँ। तो इस स्थिति में क्या जो लोक साहित्य का मूल है वो सुरक्षित रह पाता है? क्या गीत था, कोई गाथा थी, कोई कथा थी? ऐसा नहीं, कुछ तो रहता है, पर साहित्य के जिसे आप मूल शुद्ध साहित्य कहते हैं उसमें भी कितना बचा होता है, वो क्या विश्लेषित करता है? लोक की मूल जो संरचना है उसका जितना चिंतन है उस चिंतन के दायरे का ही विश्लेषण ये आपका जो सभ्य समाज है, जो समीक्षा शास्त्र है, या जो हमारा दूसरा जिसे आप दायरा कह सकते हैं पढ़े लिखों का, विद्वानों का, वो विश्लेषण करता है। नहीं तो अपने आप कहाँ से है? अपने आप तो कुछ नहीं है, उसके पास तो कुछ नहीं है जो समीक्षा कर रहे हैं, जो विद्वान अगर ऐसा हो जाता, मैं उन समीक्षकों को कतई न कोट करता हूँ, न मैं उनको ज़्यादा ध्यान से पढ़ता हूँ, जो कहते हैं अगर ऐसा हो जाता तो कैसा हो जाता। अरे जो है ही नहीं, ऐसा हो जाता तब न जब होता, तो हो है तो नहीं, फिर आप अपने ही ख्याली पुलाव और ख्याली अपनी वो मंजिलें चढ़ाते जा रहे हैं, चाहे फिर जो मर्जी उसके नाम दे दो, है नहीं। सपोजिशन पर मैं कभी नहीं जाता। सपोज यू आर हैविंग 40 रुपीज इन योर पॉकेट, देन फिर वो शुरू, वो सारा साहित्य सपोजिशन पे। बच्चों को पढ़ाते क्या हम? गलत है। आप चूंकि एक प्रक्रिया चल पड़ी है, एक तरीका चल पड़ा है, तो है, तो 40 तो है नहीं, 4 ही होंगे, है नहीं। लोक में जो भी जन समुदाय रहता है ना सर, उसके लिए लोक का क्या महत्व है? लोक साहित्य का क्या महत्व है लोक में? ऐसी बात ये है कि अगर तो बड़ा क्रोध समाज है, तो जैसे हम अच्छी बहुत बढ़िया डिश, बहुत बढ़िया आपका भोजन की थाली परोसी हुई आपके पास, आप सब कुछ खा रहे हैं, ये भी बाद में किसी ने कह दिया अरे थोड़ी सी चटनी है भाई, तो कहें साहब ये हमारे इसका तो मीनू का तो हिस्सा नहीं है यार, होती तो बड़ी अच्छी होती। फिर क्या हुआ? होता ये है कि प्रस्तोता का भी और भोक्ता का भी, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। प्रस्तोता वो लाएगा जो भोक्ता चाहेगा, और भोक्ता की रुचि कैसी है पहले तो आपको पता नहीं है। क्या उसने चटनी मांगी तो आपने कहा हो सकती थी, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि ये अलग अलग तरह की विधाएं, अलग अलग रूप स्वरूप साहित्य के जो हैं, ये अलग अलग समयों पर, वक्त पर, अवसरों पर अपना अस्तित्व रखते हैं और प्रभावशीलता भी रखते हैं, तब ये अब तक हैं। और अगर ये बदल जाएंगे तो नाम बदलेगा, इनका स्वाद नहीं बदलेगा, चटनी का स्वाद रहेगा, नाम बदल देंगे आप कुछ और। तो ये फर्क वक्त के हिसाब से समय प्रभाव डालता है, ये तो आप मानिए। अच्छा एक चीज़ ये सर, जैसे कोई लोकगीत है, कोई गाथा है, या कोई कहावत ही ले लो, उसमें हम देखते हैं कि उसमें अलंकार भी प्रयोग हुए हैं कई जगह, उसमें वो प्रवाह भी है जो कहीं छंदबद्ध रचना में आता है। तो लोग किस चीज़ को कैसे ला पाता है, जबकि उसको ना तो अलंकारों का ज्ञान है, ना छंदों का ज्ञान है?
तो ये कैसे आ पाता है? वो तो लोक जो था वो तो पहले निरा सपाट, किसी चीज का प्रभाव उसके ऊपर नहीं, किसी चीज की विधा का वो न प्रवक्ता है और न किसी भी विधा का नाम लेकर रचना करने वाला है, रचयिता भी नहीं है। तो वो उसी हिसाब से जब क्या पूछा, मूल क्या पूछा आपने? सर प्रश्न ये था कि जैसे अलंकार वगैरह उसमें, हाँ, वो कैसे उसमें कैसे आ जाते हैं वो तो ये कोई भी मैंने ऐसे पहले भी व्यक्ति का भी उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। ये स्वतः संभूत तात्विकता है। किसी भी रचना में कौन सी चीज कैसे आ गई, कौन सी उसकी जो सोचने की क्षमता थी, उसका ये नया रूप कैसे आ गया, ये उससे नहीं पता होता। रचयिता नहीं जानता, रचना करने वाला कर रहा है बस, ठीक है, नाचने वाला नाच रहा है, और उस नाच की गति में कौन सी वो तिलकन लगा गया या कोई देख गया या कैसे उसका वो जो गतिचार था, कहाँ से किस तरह से प्रस्तुत हो गया, ये वो नहीं जानता। शायद मैं लिख रहा हूँ, कविता लिख रहा हूँ, कौन सा विचार कैसे कहाँ आ गया, कोई ये कौन सोच के चलता है, पर वो दिमाग में वो विचार कुल बुला रहे होते हैं, उनको अभिव्यक्ति चाहिए। जब आप कोई रूप दे देते हैं, मान लो थोड़ा आप तो विधाएं सिद्ध हो गई, वे कविता है जी, गीत है जी, नाटक है जी, ये है, परंतु पहले वाले के पास कुछ नहीं था, विधा नाम की या उसका स्वरूप नाम का कोई जो उसके पास ऐसा जिसे आप डिफाइन कर सकें, समीक्षित कर सकें, ऐसा कोई साहित्यिक रूप नहीं था। वो अपने आप स्वतः निर्मित, स्वतः अभिव्यक्त और स्वतः निर्मित रूप है वो साहित्य का। अपने आप आ जाएगा, छंद भी आ जाएगा। छंद तो चलो मान लिया आपने, जो उसने लिख दिया, उसने अलग अलग लहर में आके लिखा है ना, तो एक दूसरा आ गया, उसने कहा कि इतनी मात्राएं इसमें हैं, इतनी मात्राएं वहाँ पर हैं, है ना, इसके आधार में इतनी हैं, तो ये 15 मात्राओं का छंद हो गया, ये 13 का हो गया, त्रोटक हो गया, ये 12 का हो गया, ये 10 का हो गया, ये 8 का हो गया, अनुष्टुप हो गया, ये उसने नाम रख दिया। लिखने वाले ने लहर में लिख दिया था, अब आप जानो, समीक्षित और है और रचयिता सृष्टा। सर जो लोक है वो हमेशा बाहरी दुनिया से थोड़ा कटा सा रहता है अपनी मूल स्थितियों में, तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि जो लोक का जो इतिहास है उस पर ज़्यादा नहीं लिखा गया है, ना कहीं वो चर्चा का विषय बना है। तो जो कुछ गाथाओं कथाओं में हमें ऐतिहासिकता मिलती है लोक को लेकर, तो क्या उसी को हम लोक का इतिहास माने? जैसे कोई गाथा है उसमें किसी इतिहास प्रसिद्ध राजा का वर्णन आ रहा है, कोई कथा में आ रहा है कहीं, तो बाकी तो लोक का कोई इतिहास कहीं लिखा नहीं गया है, तो इसको लेकर क्या मतलब ऐतिहासिकता कितनी रह पाती है लोक साहित्य? बहुत कम होती है, क्षीण होती है। दुर्बल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि क्षीण का निर्माण में हिस्सेदारी है, वो पतली हो सकती है, कुछ समय के बाद हो सकती है, समय का व्यवधान भी रह सकता है उसमें, परंतु जो है वो तथ्य है, और तथ्य जो है वो एज इट इज वहाँ का प्रतिनिधित्व करता है, जिस भी समय की, काल की, व्यक्ति की, युग की वो निर्मित है, नाम लेते हैं। जैसे सर हमारी जो देव गाथाएं हैं ना और देव कथाएं जो देवी देवताओं की, तो उन देवी देवताओं का तो कहीं इतिहास में कहीं है ही नहीं, हमें तो वही आधार ग्रहण करना पड़ता है कथा और गाथा से, तो लोग तो उसी को इतिहास मान के चल रहा है, तो इस चीज से तो ऐतिहासिकता का मूल स्रोत है गाथा और कथा। ये आपका संशय है। मैंने कहा था ना कि जहाँ शक पड़ा वहाँ मामला गड़बड़ हुआ। आज तक तो आप वही मान रहे थे सब कुछ, मुझे ऐसा ही है, देखो जो उसने गाया कितना अच्छा, और वो है, वो तत्व है, वो देवता, हमारी देवता का ही नाम है,
वो आपका देवता पहले तो था नहीं, देवता है बाद में। उसके साथ साथ ही आ गया नाम, देवता का नाम हो गया। नाम के साथ अगर थोड़ा बहुत इधर उधर, वो चाहे देवता की कृपा से हो, सामर्थ्य से हो, चाहे उसकी विद्यमानता से हो, जो असर सामने आया, वो देवता का क्या हो गया? आशीर्वाद। देवता का क्या हो गया? कृपा देवता की। और या देवता का क्या हो गया? अस्तित्व, है ना। पर वास्तविकता नहीं थी, न है, न आगे कोई सिद्ध कर सकता है। हमने उस तरह की, मान लो कभी दूर पार कोई गाथा देखी हो, देवता के नाम पर कोई किसी ने चमत्कार अपना बना के कह दिया हो, तो थोड़ा बहुत शक तो हमको भी पड़ जाता है, यार देवता वाकई बड़े समर्थ होते हैं, बड़ी प्रभाव, बड़ी कृपा करने वाले होते हैं। हमारा देवता कुछ ऐसी है ना। तो सवाल ये है कि ये वो है कि मान लो आपकी जेब में 40 रुपए हैं, वो नहीं है, वो आपका संशय गड़बड़ कर रहा है। उसमें बहुत सारी समीक्षाएं, बहुत सारी स्थापनाएं, बहुत सारी हमारी जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, ये हमारे